मैंने आपको 20 क्वेश्चन पूरे करा दिए थे। हमारी आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी चल रही थी। आज मैं आपको 20 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। हमारा 21 क्वेश्चन है, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा से विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट PYQ हैं जो पिछले सालों के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आदिकाल के जो कवि सरहपाद है उसकी काव्य परंपरा से विकसित क्या हुआ, नाथ पंथ। और नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर हमको किस कवि में देखने को मिलता है। तो ये हमको किस कवि में मिलता है, कबीरदास में मिलता है। इन्होंने नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन अपने काव्य में किया था। ये खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो संसार से ग्रहण किया उनको इन्होंने क्या किया, अपने शब्दों में मतलब लोगों को जागृत किया। जो भैया आडंबर फैले हुए थे उनको दूर करने का इनके द्वारा पूरा प्रयास किया गया। तो ये जो हमको देखने को मिलता है ये जायसी में नहीं मिलता, तुलसी में नहीं मिलता और देवसेन में भी नहीं मिलता। ये हमको किस में मिलता है, कबीरदास में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य की प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है। तो यह कथन किसने कहा था कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की क्या हुई, रूपरेखा तैयार हुई। तो सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन किसका है, राम कुमार वर्मा का है, धीरेन्द्र वर्मा का है कि गणपति चंद्र गुप्त का है कि मिश्र बंधु का है। तो ये जो कथन है ये गाइस किसका है, राम कुमार वर्मा का कथन है। कथन से संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, नागरी पंचांडी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है। देखो, पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछा जाता है, किसने इसको प्रमाणिक माना है, किसने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है और किसने अप्रमाणिक माना है। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है। तो रामचंद्र शुक्ल ने तो क्या माना था, इसको अप्रमाणिक माना था। आपको पता है रामचंद्र शुक्ल ने इसको जाली ग्रंथ करार दिया था। श्यामल दास भी नहीं है, हीराचंद ओझा भी नहीं है। तो जो प्रमाणिक मानते हैं वो कौन मानते हैं, कर्नल टॉड मानते हैं। अगला क्वेश्चन 24 है, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है। हमको बताना है कि भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ है। यदि रास शब्द आपको पीछे देखने को मिले तो इसका मतलब आप समझ जाना ये किस काव्य परंपरा से है, जैन से है। क्योंकि जो हमको जैन काव्य मिलता है उसके अधिकतर ग्रंथों में पीछे क्या लगा मिलता है, रास लगा मिलता है। और रासो काव्य कौन सा काव्य है, जैसे पृथ्वीराज रासो, बीशल देव रासो, ये सारे वीर काव्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो रास लगा मिलता है वो किस में आता है, जैन साहित्य में आता है, रासो साहित्य में नहीं आता। रासो साहित्य में पीछे आपको रासो लगा हुआ मिलेगा, जबकि जैन साहित्य में आपको क्या लगा मिलेगा, रास शब्द लगा हुआ मिलेगा। तो ये भट्टेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ है, जैन साहित्य का है, रासो का नहीं है, सिद्ध का नहीं है और नाथ का भी नहीं है। किसका है, ये जैन साहित्य का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन 25 है, निम्न में से कौन सी रचना श्लाघित है। ये सारे क्वेश्चन PYQ जो मैंने आपको ले रही हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में घूम घूम कर ये ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सी कृति है जो कि श्लाघित है, वर्ण रत्नाकर है, बसंत विलास है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है कि राउल बेल है। तो इसमें जो राउल बेल रचना है ये कैसी है, श्लाघित है। इसकी रचना किसने की थी, रोड़ा नामक कवि ने की थी। यह रचना कब की है, 10वीं व 11वीं शताब्दी की गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य
है। कैसी रचना है ये? 10वीं व 11वीं शताब्दी की गद्य पद मिश्रित ये क्या है? चंपू काव्य है। अगला क्वेश्चन 26 है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको क्या बताना है? गलत कथन बताना है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, ये बिल्कुल सही कथन है। चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्यापदों की रचना भी की, ये भी सही है। लेकिन दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, ये कथन गलत है। जबकि दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में हमको क्या दिखाई देता है? अंतर दिखाई देता है। और इसने क्या लिखा है? कोई अंतर नहीं है, इसलिए यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया। आपको याद रखना है, दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का क्या है? प्रमुख छंद है। चर्यापद क्या होते हैं? एक प्रकार के गीत होते हैं जो कब गाए जाते हैं? अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने क्या किया? दोहा कोशों के साथ साथ किसकी रचना की थी? चर्यापदों की रचना की थी। लेकिन दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में क्या दिखाई देता है? हमको अंतर दिखाई देता है। और इसने क्या लिख दिया? भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये कथन क्या हो गया? सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हमको गलत विकल्प बताना है। देखो, जो पाहुड़ दोहा है वो राम सिंह की है, ये कथन तो सही है। भविष्यत कहा किसकी है? धनपाल की। इसको हम कैसे याद रखेंगे? धन के बिना हमारे भविष्य का निर्माण नहीं हो पाता। हमारे भविष्य के निर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मनी की जरूरत पड़ती है। मनी को क्या कहते हैं? धन कहते हैं। तो धनपाल की क्या हो गई? भविष्यत कहा। और नेमिनाथ चरियू किसकी है? हरिभद्र सूरी की। नेमिनाथ चरियू किसकी है? हरिभद्र सूरी की। और प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी की नहीं है। ये प्रबंध चिंतामणि किसकी है? ये मेरुतुंग की रचना है। गाइस, ये जो प्रबंध चिंतामणि है ये किसकी है? मेरुतुंग की रचना है। इसलिए कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी, यही विकल्प क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जसर चरित्र के लेखक कौन है? हमसे जसर चरित्र के लेखक पूछे जा रहे हैं, कौन है? देखो, स्वयंभू है कि पुष्पदंत है कि धनपाल है कि अब्दुल रहमान है? जसर चरित्र के लेखक कौन है? ये चरित्र इस तरह से है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जसर चरित्र के लेखक कौन है? पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? ये जो संदेश रासक है ये किस प्रकार का काव्य है? ये प्रबंध काव्य है कि खंड काव्य है कि महाकाव्य है कि मुक्तक काव्य है? तो ये गाइस संदेश रासक है, ये प्रबंध काव्य नहीं है, महाकाव्य नहीं है, मुक्तक काव्य नहीं है, ये क्या है? एक खंड काव्य है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? जो ये कैमास वध है ये किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? क्या बीसलदेव रासो की है कि परमाल रासो की है कि पृथ्वीराज रासो की है कि खुमान रासो की है? ये जो कैमास वध है ये हमको किस में दिखाई देता है? पृथ्वीराज रासो में दिखाई देता है। और इस ग्रंथ की ये क्या है? प्रमुख घटना है। तो गाइस, आज मैंने आपको 21 से लेकर 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। जितने क्वेश्चन मुझ पर बन पाते हैं उतनी मैं आपके लिए वीडियो बना देती हूँ। आगे के क्वेश्चन मैं आपको कल या परसों की वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। जितने मुझ पे काम होगा उसी अनुसार से मेरी वीडियो अब आपके लिए आया करेंगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन भी आदिकाल से संबंधित ही चलेंगे अभी, क्योंकि आदिकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसकी बहुत सारी रचनाएं रह गई हैं, वो मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगी। इसके अलावा आदिकाल की प्रवृत्तियों की एक शॉर्ट वीडियो भी आपको लेकर आऊंगी, जिससे आपको आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा जो हमारा पृथ्वीराज रासो और बीसलदेव रासो जो कोर्स में लगे हुए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के विशेष संदर्भ में, वो दोनों कवियों का भी मैं आपको अपने चैनल पर मैटर उपलब्ध करा दूंगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।